हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को कवर करने की ट्राई करेंगे। बट स्टिल अगर ये रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मुझे डीएम करके बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। अब जो मेरे नोट्स हैं उनको आप एज अ रेफरेंस ही यूज़ करो प्लीज़, क्योंकि आप जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। आपको अपने खुद के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। अब इससे पहले हमारी 2 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारी 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी हमारी 1968 में। सेकंड हमारी आई थी 1986 में। इसको देख लो, 68 86 इंटरचेंज करके आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर एक अमेंडमेंट आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो हमारी आई थी 1992 में। और उसके बाद डायरेक्ट अब हमारी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो कर्नाटका ऐसा पहला स्टेट है जिसने इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। और उसके बाद एमपी ऐसा स्टेट है, मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे पिलर्स की जिस पर ये एजुकेशन पॉलिसी टिकी हुई है, ठीक है। सबसे पहला है असेस, फिर है इक्वालिटी, फिर है क्वालिटी, फिर है अफोर्डेबिलिटी और फिर है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जो भी चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, सबके पास असेस होना चाहिए और उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये इसके फाउंडेशन पिलर्स हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी की डेवलपमेंट की। तो देखो, सबसे पहले हमारी आई थी राधा कृष्ण कमीशन, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। उसके अंडर हमारा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था और रूरल यूनिवर्सिटीज़ भी एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारी आई थी मुदालिर कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कमीशन। इसके अंडर 3+4 का फॉर्मूला यूज़ हुआ था। 3 इज़ फॉर प्राइमरी एंड 4 इज़ फॉर हायर एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी सबसे पहले यहीं पे ही बात की गई थी और नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई थी कि मतलब कि जो भी एजुकेशन में बायसनेस है उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया जाए, ऐसा इसमें बताया गया था। नेक्स्ट हमारी आई थी कोठारी कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन कमीशन। इसको हम ना ब्लू प्रिंट ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है, एजुकेशन सिस्टम का ब्लू प्रिंट इसको कहते हैं। ये बेसिकली 3 चीज़ों पे काम करती है। सबसे पहला है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट और तीसरा है हमारा एक्सटेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की ये बात करता है। उसके बाद इसने हमारा इंडियन एजुकेशन सर्विस को भी एस्टेब्लिश किया था हमारे यहाँ पे और 10+2+3 के फॉर्मूला को, पैटर्न को यूज़ किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमारी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी जिसका जो सारी की सारी बेस्ड थी हमारी कोठारी कमीशन पे। 6% जीडीपी एजुकेशन पे यूज़ होना चाहिए, कोठारी कमीशन में ही बोला गया था और आगे वो हो ही रहा है इम्प्लीमेंट। उसके बाद हमारी 42nd अमेंडमेंट आई थी 1976 में जिसमें हमने एजुकेशन के टॉपिक को कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया था। मतलब अब ये स्टेट की ड्यूटी तो है ही है, साथ साथ सेंटर की भी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद हमारी 1968 में आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नंबर 2, ओके। उसके बाद 1992 में इसी में ही हमने अमेंडमेंट की थी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। और ये हमारी किसके रिकमेंडेशन से आई थी, ये हमारी आई थी रामा मूर्ति कमेटी की रिकमेंडेशन से। जो अमेंडमेंट हुई थी, जो मॉडिफिकेशन हमने किया था सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में, वो हमारा आया था रामा मूर्ति कमेटी के बेसिस पे। उसके बाद हमारी एक कमेटी बनी थी जिसको हम लोग बोलते हैं TSR सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है। ये हमारी 2016 में बनी थी। देखो, ये कमेटी ठीक थी लेकिन इसका जो चेयरमैन था ना उसकी डेथ हो गई थी जिसकी वजह से हमको एक न्यू कमेटी फॉर्म करनी पड़ी जो कि थी हमारी डॉक्टर के कस्तूरी रंगा कमेटी, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2019 में जिसके बेसिस पे हमारी बनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो अगर आपसे
कभी पूछा जाए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब कि थर्ड पॉलिसी जो हमारी थी वो किसकी रिपोर्ट पे बनी है, तो वो हमारी बनी है के कस्तूरीरंगा कमेटी की रिपोर्ट पे, ठीक है। अब जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक है स्कूल एजुकेशन के लिए और एक है हायर एजुकेशन के लिए, बिकॉज इसने ना अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, चेंजेस किए हैं स्कूल एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में भी। अब हम बात करते हैं स्कूल लेवल पे क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई या क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला 5th क्लास तक के बच्चों को आपको मदर टंग में ही पढ़ाना है ताकि उनको ईजिली चीज़ें समझ में आए। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट कर देना है। और थर्ड चीज़ इन्होंने बोली कि भाई 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हमको चाहिए 2030 तक स्कूल एजुकेशन के लिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला इन्होंने बोला कि 3rd क्लास तक के बच्चों को बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, मतलब बेसिक उनको अल्फ़ाबेट्स समझ में आने चाहिए, नंबर्स को वो समझ जाए इतना उनको करवा दो टिल 2025 तक, मतलब कि 2025 तक उनको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी यूनिवर्सल असेस, मतलब 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई। मतलब NCERT ने हमारा NCPFECCE को डेवलप किया गया, मतलब नेशनल करिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी इंट्रोड्यूस किया गया परख को, जो स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परख की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है तो इसलिए इसको याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो चीज़ हमारी वो टीचर से रिलेटेड है कि टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ बातें बोली गई। बोला कि एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को हम सेट करेंगे फॉर टीचर्स। और कौन सेट करेगा इसको सेट करेगा NCTE, मतलब कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये लोग एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा टाइप। अब हमारे जो मेन नेक्स्ट चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया एजुकेशन में, जिसकी वजह देखो हमारा 2020 के एजुकेशन पॉलिसी का बेस क्या है। सबसे पहले हमने इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाया है ताकि 21st सेंचुरी में हम जो चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स उसको कवर अप कर पाए। उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है। सबसे पहले इन्होंने बोला एजुकेशन पॉलिसी में कि पढ़ाते टाइम, पढ़ते टाइम, प्लानिंग करते टाइम या मैनेजमेंट करते टाइम आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। दूसरी चीज़ मोक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के यूज़ की बात की गई और एक दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया, ठीक है। एक यहाँ पे ना नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, वर्चुअल लैब्स बनाई गई, ठीक है। और कंटेंट्स डाला गया वेरियस लैंग्वेजेस में ताकि सबको बहुत ईजी हो जाए उस चीज़ को असेस करना। हमारी जो मेन चीज़ चेंज हुई है वो हुई है न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब पहले था 10+2 का और अब है हमारा 5+3+3+4 का, ठीक है। 5 जो हमारा है वो है फाउंडेशन स्टेज, इसमें 2nd क्लास तक के बच्चों को रखा गया है। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल की है, उसमें हमने 5th क्लास तक के बच्चों को रखा है। उसके बाद है मिडिल स्टेज जो कि 3 साल की ही है, उसमें हमने 8th क्लास तक के बच्चों को रखा है। और उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज 4 साल तक की है ये और इसमें 12th क्लास तक के बच्चों को रखा है। मतलब जो फर्स्ट स्टेज है उसमें एग्ज़ाम होगा 2nd क्लास में, सेकेंड स्टेज पे एग्ज़ाम होगा 5th क्लास में, 3rd स्टेज पे एग्ज़ाम होगा 8th क्लास में और 4th स्टेज पे एग्ज़ाम होगा 10th और 12th क्लास में। अब जो बाकी क्लासेस है उसमें एग्ज़ाम होंगे क्या, उसमें ऑफिशियली ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, बट ये है कि हाँ छोटे मोटे टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए जा सकते हैं एज़ पर न्यू रिफॉर्म बता रही हूँ मैं जो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हायर एजुकेशन के रिलेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले और सबसे मेन जो चेंज उन्होंने किया है वो इन्होंने MHRD को अब
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया है। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को डेवलप कर दिया गया है, जो कि रिप्लेस करती है यूजीसी को। अब जो सबसे पहला चेंज आया था वो हमारा आया था कि जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, उसके रिगार्ड में इन्होंने चेंज किया था। देखो, इन्होंने बोला था कि अब से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे यूनिवर्सिटी के रिलेशन में, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिलेशन में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनको कौन कंडक्ट कराएगा, एनटीए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ इन्होंने बोली थी, इन्होंने बोला था कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है ना, उसको तुमको 50% लेके आना है। कब तक? 2035 तक। अब इस ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो से एक चीज़ याद आई होगी, मैंने अभी बताया था, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए हमको। कब तक? 2030 तक। तो ये रेशियो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। देखो, 2030 100 और 50 50 35। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा फुद्दू है, बट ठीक है, याद करने में क्या जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, सीबीसीएस को डेवलप किया था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की। ठीक है, मतलब कि अगर आप 1 साल तक का कोई कोर्स करते हो तो उसको कंसीडर किया जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स। 2 साल तक का करते हो तो कंसीडर किया जाएगा डिप्लोमा। 3 साल तक का करते हो तो बैचलर्स, और 4 साल तक का करते हो तो बैचलर्स विद रिसर्च, उसको कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का क्या चक्कर है। अब आपने कोई बैचलर कोर्स लिया, लगा लो बीए ही आप कर रहे हो, 3 साल की वो बीए है, आपने 2018 में एडमिशन लिया, 2019 में आपने किया, उसके बाद फाइनल ईयर में जाके आपने उसको छोड़ दिया और आपने जॉब का सोचा, जॉब करी भी। 3 साल की जॉब के बाद आपको लगा कि मुझे यार अपनी बीए कंप्लीट कर देनी चाहिए थी, तो आप दोबारा से अपने बीए को, जो 1 साल बचा था, उसको कंप्लीट कर सकते हो और फिर आपको एक बैचलर डिग्री मिल जाएगी। हाँ, उससे पहले आपको एक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। ठीक है, बैचलर नहीं मिलेगी। 2 साल के लिए आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। 3 साल जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको फिर एक बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो ये होता है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ इन्होंने बोला कि जो 6% है जीडीपी का, उसको आपको एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। सिंपल सी बात ये है। कोठारी कमीशन में भी मैंने बताया था कि कोठारी कमीशन में भी जो 6% जीडीपी है उसको यूज़ करना बोला था इन्होंने एजुकेशन में, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी बोली है। उसके बाद इन्होंने एक नेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट किया गया, और ये किसने फॉर्मुलेट किया? जीईसी ने, मतलब कि जर्नल एजुकेशन काउंसिल ने फॉर्मुलेट करने में हेल्प किया। ठीक है, अब इन चीज़ों के साथ साथ इन्होंने कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन को सेट किया फॉर टीचिंग। जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर आप आफ्टर 12th करना चाहते हो टीचिंग, तो आपको 4 साल की बीएड करनी पड़ेगी। आफ्टर बैचलर्स करना चाहते हो तो 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, और आफ्टर मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको 1 साल की बीएड करनी पड़ेगी। ठीक है, अदर कोर्सेज के लिए ये 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, या 5 साल भी हो सकती है, वो एज पर योर चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने यूजीसी को रिप्लेस किया था, अब ये कमीशन अकेली तो सारा एजुकेशन सिस्टम नहीं संभाल सकती ना, तो इसीलिए इसके साथ 4 वर्टिकल्स हैं, इसके इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स जो इसके साथ काम करते हैं। सबसे पहला है हमारा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये रेगुलेशन के लिए है। नेक्स्ट है हमारा जर्नल एजुकेशन काउंसिल, ये स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए है हर चीज़ के रिलेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, ये फंडिंग के लिए है, ये फंडिंग के मैटर्स को डील करती है। नेक्स्ट है हमारी नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, ये हमारी एक्रेडिशन के लिए है। ठीक है, ये 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको भी पीडीएफ में डाल दिया है। और हाँ, मैं दोबारा से याद कराना चाहती हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है,
अब जो मैंने आपको बताया था कि अब हमारा एमएचआरडी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो भी 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लर्निंग और दूसरा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने-अपने लेवल पे काम करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही काम करते हैं पर अपने-अपने लेवल पे, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मैंने जितना हो सके उतना कवर करने की ट्राई किया है, बट ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है। आप अपने डाउट्स मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी आप मुझे बता सको। हमको चीज़ों को ना बहुत ही सिंपल वे में चलना है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट हम याद करेंगे। और हाँ, इस पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मुझे पता ही है मैं दूसरी तीसरी बार बोल रही हूँ, बट मैं जस्ट एक रिमाइंडर डाल रही हूँ कि आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। डीएम कर सकते हो, मेरे वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।